गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं हिस्ट्री का। द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, स्पेशली जो खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी पॉलिसीज़, वेरियस पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई थी, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने मार्केट पॉलिसी पढ़ी, आर्मी को कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और कृषि के लिए क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स से सुधार करवाए, वो पढ़े हमने। आज हम पढ़ेंगे नोबेलिटी या फिर दरबारियों के ऊपर क्या कुछ उसने स्टेप लिए। To check the rising power of the nobles, he took a number of steps. For example, दरबारियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उसने बहुत सारे कदम उठाए। ग्रांट्स टू नोबल्स वर अबॉलिश्ड, जो नोबल से दरबारियों को गिफ्ट्स या फिर दान दिए जाते थे या गिफ्ट्स दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। देयर टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए। प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज अबॉलिश्ड, उनकी जो निजी संपत्ति थी वो छीन ली गई। गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग पार्टीज विदाउट सुल्तान्स परमिशन वॉज डिसअलाउड, जो जुआ खेलते थे या फिर शराब पीते थे, ऐसी पार्टियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और इवन सुल्तान की आज्ञा के बिना कोई पार्टी नहीं कर सकता था। एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वाज मेंटेन्ड दैट हैड टू चेक डिसलॉयल्टी, एक कुशल जासूस प्रणाली की स्थापना की गई ताकि जो वफादार नहीं होते थे या फिर गैर वफादारी दिखाते थे, सुल्तान के साथ धोखा करते थे, उन पर भी चेक करने के लिए या फिर उन पर एक तरह से कंट्रोल करने के लिए स्पाई सिस्टम लागू किया गया। उलेमास कौन थे? उलेमास थे जो, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं हिंदुओं में, वैसे ही मुस्लिम्स के जो प्रिस्ट होते हैं उनको उलेमास कहा जाता है। दे वर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर ऑफ अर्लियर, जो मुस्लिम प्रिस्ट होते थे या पुजारी होते हैं जिनको उलेमास कहा जाता था, उनको प्रशासन में दखल अंदाजी करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई थी। जस्टिस द सुल्तान was the highest court of appeal, and he often announced justice in open court. अब जो सुल्तान था वो सर्वोच्चतम अदालत था याचिका की, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा जो जज था एम्पायर में, वो सुल्तान था और वो प्राय एक खुले दरबार लगाता था। अलाउद्दीन हैड अंडर हिम द चीफ काजी हु इन टर्न वाज असिस्टेड बाय द अदर ऑफिशियल्स, जो अलाउद्दीन था उसकी मदद करने के लिए उससे अगला जो नीचे वाला ओहदा था वो था चीफ काजी, मुख्य काजी, जिसकी मदद के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। दस जस्टिस वॉज एफिशिएंट एंड प्रॉम्प्ट। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश अ लार्ज किंगडम एंड बिकेम पावरफुल। इस प्रकार जो न्याय था वो बहुत ही कुशल था और प्रेरक था, मीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को न्याय दिया जाता था। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम एंड बिकेम पावरफुल, अलाउद्दीन ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की और बहुत ही शक्तिशाली वो एक शक्तिशाली सुल्तान बन गया। ही रूल हाउएवर alienated many landlords and officials, उसने बहुत सारे ज़मींदारों और जो अधिकारी थे उनको अलग थलग रखा, एक साथ नहीं, एकजुट नहीं होने दिया, क्योंकि अगर वो एकजुट होते तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1316, अब जो अलाउद्दीन था 1360 में मर गया, उसके बाद द डायनेस्टी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड इन 1320 द लास्ट खिलजी रूलर वाज किल्ड, और 1320 में जो अंतिम खिलजी शासक था वो मार दिया गया। दे वर रिप्लेस्ड बाय अनदर फैमिली द तुगलक्स हु बिगिन टू रूल दिल्ली, और उनके बाद जो दूसरे वंश था उसकी स्थापना हो गई जो कि तुगलक थे, और उन्होंने तुगलक्स ने दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया। अब मलिक काफूर के बारे में कुछ बताया गया है। मलिक काफूर, लेट इट बी क्लियर, जो मलिक काफूर था उसका इनिशियल नेम या पुराना नाम चांद राम था। जो मलिक काफूर था, ही वाज आल्सो नोन एज 1000 दिनारी और 1000 दिनार काफूर, probably the amount paid by Sultan for his possession. He was a slave who became a head general in army of Alauddin Khilji, ruler of Delhi Sultanate from 1296 to 1316. कफूर रोज क्विकली इन आर्मी। अब देखो जो मलिक कफूर था उसको 1000 दिनारी कहा जाता था, क्योंकि उसके पद के लिए, पोजीशन के लिए जो सुल्तान था उसको जो 1000 दिनार देता था, इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता था। वो एक स्लेव था, उसको दास के रूप में खरीद कर लाया गया था, लेकिन बहुत ही शीघ्र वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति बन गया।
काफूर ने सेना में अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका बनाई और शीघ्र ही वो एक सेनापति के रूप में सामने आया। बिटवीन 1309 एंड 1311 काफूर लेड 2 campaigns इन साउथ इंडिया, द फर्स्ट अगेंस्ट वरंगाल एंड द अदर अगेंस्ट मदुरई। अब 1309 और 1311 के बीच में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 सैन्य अभियान चलाए। जो पहला था वो वरंगाल में और दूसरा मदुरई में। ही वॉज मेड द सीनियर कमांडर ऑफ आर्मी आफ्टर साउदर्न कैंपेन्स। दक्षिण के जो उसके सैन्य अभियान थे उसके बाद उसको सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। ही लेड सुल्तान्स army against the capital city of Yadva kingdom Devgiri. He led further invasions southward into Kakatiya dynasty, winning immense riches for the sultan. अब उसने सुल्तान के लिए जो यादव साम्राज्य की राजधानी थी देवगिरी उस पर भी अधिकार कर लिया। उसने फिर बाद में जो ककातिया वंश की जो डायनेस्टी थी उनको भी हरा दिया और वहाँ से सुल्तान के लिए काफ़ी वो धन लूट कर लाया। इट इज़ सेड बाय सम हिस्टोरियंस दैट द बूटी फ्रॉम द वरंगाल इंक्लूड्स द फेमस कोहिनूर डायमंड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अटैक ही प्लंडर्ड मैनी हिंदू टेम्पल्स। ये कहा जाता है कि जो मलिक काफूर था उसने वरंगाल से जो युद्ध में जो भी बूटी या फिर धन लूटा उसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। उसने अपने जो भी अटैक्स किए थे, जो भी हमले किए, उन हमलों में उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियंस जियाउद्दीन बर्नी, काफूर बिकेम दिल्ली विद 241 tons of gold, 20,000 horses and 612 elephants laden with looted treasure। जो मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था उसके अनुसार जब काफूर दिल्ली लौटा तो 241 टन सोना लाया, 20,000 घोड़े और 612 हाथी जो सोने से या फिर लूटे हुए खजाने से लदे हुए थे। मतलब वो इतना सारा धन लेकर आया जब वो वापस आया। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, एक सैन्य नगर से एक साम्राज्य की ओर कैसे बढ़ा। दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर कि जो पहले एक गैरिसन टाउन था, स्पेशली जो एक सेना की टुकड़ी के लिए जाना जाता था, तो कैसे एम्पायर में बदल गया। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान really went beyond heavily fortified town occupied by garrisons. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. जो 13th सेंचुरी की प्रारंभ में जो दिल्ली सुल्तान थी वो जो उनके किलेबंद नगर थे जिनके चारों ओर सेना होती थी उनसे बाहर नहीं जाते थे। जो सुल्तान थे उन्होंने धीरे धीरे शहरों के अंदरूनी हिस्सों, हिंटरलैंड्स मतलब अंदरूनी हिस्सों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और इस प्रकार वो और धन के लिए वो मुख्य रूप से व्यापार, जो दान उनको मिलते थे और जो लूट वो मचाते थे उन पर निर्भर करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब जो बंगाल और सिंध के जो टाउन्स थे, गैरिसन टाउन्स, उन पर दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि ये बहुत दूर हो जाते थे। रेबिलियंस, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स, और विद्रोह होते थे, युद्ध हो जाते थे और कई बार जो ख़राब मौसम होता था उसके बाद जो कच्चे कम्युनिकेशन रूट थे या फिर जो भी मार्ग थे वो ख़राब हो जाते थे। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। अब जो दिल्ली पे जो अधिकार था उसको या फिर दिल्ली सुल्तान को समय समय पर मंगोल हमले भी चेतावनी दे रहे थे जो अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक कर रहे थे, या फिर जो गवर्नर जो समय समय पर विद्रोह कर रहे थे। जब उनको लगता था कि सुल्तान कमज़ोर हो रहा है तभी जो अधिकारी होते थे वो विद्रोह कर दे रहे थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दोज चैलेंजेस इट्स और जो सल्तनत है वो बहुत ही कम इन चैलेंजेस से उभर पाई। वो कई बार जब या तो हमले होते थे तो डायनेस्टी चेंज हो जाती थी, या फिर दूसरा जो गवर्नर या दरबारी होते थे वो विद्रोह करके सुल्तान को बदल देते थे। तो मतलब बहुत ही कम बार वो ऐसी स्थिति से उभर पाते थे। इट्स एक्सपेंशन occurred during the reigns of गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। और इस तरह जो गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी
और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही जो दिल्ली सल्तनत थी इसका विस्तार हो पाया। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड along the external frontier to the Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad bin Tughlaq. अब दूसरा जो विस्तार था वो कब हुआ? जो बाहरी सीमाओं के फैलाव के साथ हुआ। जो ये जो मिलिट्री या फिर सैन्य अभियान थे दक्षिण भारत में, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुए और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में समाप्त हुए। जो सल्तनत थी इन देयर कंपेन सल्तनत आर्मी कैप्चर्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। इन सैन्य अभियानों में जो सल्तनत की सेनाएं थी उन्होंने हाथी, घोड़े, दास और बहुत सारा जो धातु थे या फिर कीमती धातु अगर हम कहें तो सोना चांदी ये लूट कर आए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent. मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के ख़त्म होते होते लगभग 150 सालों बाद, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के 150 सालों बाद क्या हुआ? जो दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी वो लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे हिस्से में, एक बड़े हिस्से में वो मार्च कर चुकी थी या पहुंच चुकी थी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़। उन्होंने जो दुश्मन सेनाएं थी उनको हराया और काफ़ी शहरों को हड़प लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री एंड स्पेंड जस्टिस इन इट्स रिलीम। जो सल्तनत थे उन्होंने किसानों से काफ़ी टैक्स वसूला और इस तरह जो उनका क्षेत्र था उसमें धीरे धीरे जो न्याय था वो ख़त्म हो रहा था और गरीबों का शोषण हो रहा था। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। डाउट चैप्टर पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।